मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं अंडमान निकोबार के पर्यावरण को लेकर के सरकार और पर्यावरणविद के बीच जो एक बहस की स्थिति बनी है उस पर बात करने जा रहा हूं। देखिए, ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिलेबस का ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बल्कि इनफैक्ट प्री एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंडमान निकोबार नाम से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्री के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे प्रीवियस 2-3 ईयर्स के, तो आप पाएंगे कि अंडमान निकोबार से संबंधित कोई न कोई प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। स्पेशली खासकर अंडमान निकोबार की जो लोकेशन है अक्षांश रेखाओं के बीच में, साथ ही अंडमान निकोबार में जो वर्षा वन होते हैं उनके बारे में, वहां की वनस्पति के बारे में, और कभी कभार वहां जो आदिवासी जनजातियां रहती हैं उनके बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मैं अभी जिस इशू पर बात करने जा रहा हूं, मैं बताना चाहूंगा कि इस इशू को अखबारों में मुख्यता से स्थान नहीं मिला है, लेकिन कुछ अखबारों ने इस पर एडिटोरियल कमेंट्स लिखे हैं। और अगर कोई अखबार, अगर वो प्रोमिनेंट अखबार है, इस पर अगर एडिटोरियल कमेंट कर रहा है तो डेफिनेटली फिर एग्जामिनेशन की दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चूंकि इसका संबंध सीधे सीधे पर्यावरण से है, तब हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि तो अंडमान निकोबार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा अभी जो इशू है, जो मुद्दा बना है, वो पर्यावरण का मुद्दा बना है, तो स्वाभाविक तौर पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, मुद्दा क्या है। मुद्दा बहुत सिंपल सा है। मुद्दा यह है कि सरकार ने फैसला किया है कि बकायदे वो अंडमान निकोबार में एक ग्रेट निकोबार नवल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। नवल कॉम्प्लेक्स सामान्यतया समझने के लिए, यानी कि आप कह लीजिए कि नौसेना का एक परिसर तैयार किया जाएगा अंडमान निकोबार में। मोटे तौर पर हम मान करके चलते हैं, बहुत स्पेसिफिकली नहीं जा रहे हैं। नौसेना का परिसर यानी कि वहां कुछ डेवलपमेंट किए जाएंगे। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, तो स्वाभाविक है कि आप जब इसके लोकेशन को देखेंगे तो आप देखिए कि नौसेना के लिए कितना महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट का यह कहना है कि जो मलक्का स्ट्रेट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। इसे विकसित करके हम बकायदे वहां से जो नावें गुजरती हैं, वहां से जो बकायदे शिप्स गुजरते हैं, उन पर हम निगाह रख सकेंगे। जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, उस कम्युनिकेशन सिस्टम को हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे, यानी उस पर कोई अटैक नहीं कर सकेगा, वो हमारे कंट्रोल में होगा। और साथ ही साथ जो चीन पूरे के पूरे इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाता चला जा रहा है, उस पर भी हम थोड़ा नियंत्रण कर सकेंगे, या कह लीजिए कि कंट्रोल में ला सकेंगे। ये तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए, और राष्ट्रीय सुरक्षा भी आपके सिलेबस में है। इसके साथ ही साथ सरकार का एक और तर्क है, और वो ये है कि जो म्यांमार के जो लोग होते हैं वो बकायदे जो हमारे समुद्री जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उसकी चोरी करते हैं। चुपचाप नाव से घुसाए, मछलियां पकड़ के ले गए और रिसोर्सेज ले गए, तो हम अपने रिसोर्सेज को बचा भी सकेंगे। तो इससे आपको पता लगा कि अंडमान निकोबार राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से और यहां तक कि आर्थिक दृष्टि से भी हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। राइट, अब हम मुद्दे पर आते हैं। यहां बकायदे नवल कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाएगा। पर्यावरणविदों ने जब इस पर अपने ढंग से आपत्तियां उठाई कि ऐसा करने से यहां ये संकट पैदा हो सकता है, तो मंत्रालय ने साफ तौर पर ये कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पर्यावरणविदों ने जो प्रश्न उठाया था वो ये था, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्री में भी बन सकते हैं, कि ये जो अंडमान निकोबार है ये बेसिकली बहुत ही एक्टिव टेक्टोनिक जोन में है, बहुत ही सक्रिय टेक्टोनिक क्षेत्र में आता है। और ये जो क्षेत्र है, इसके नीचे बहुत ही जो मेजर प्लेट्स हैं वे एक दूसरे से मिलती हैं। अब यहां ज्योग्राफी की बात आ गई। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप थोड़ी भी लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा कि कौन से प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक जोन क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ये देखिए, जो एक टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं तो क्या होते हैं। फिर जब आप अर्थक्वेक पढ़ेंगे, भूकंप पर अगर पढ़ेंगे, तो भूकंप के आने का एक कारण यह भी होता है कि जो प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं
तो अब दो प्लेट्स सोचिए कि आपस में टकरा रही हैं ढाई से, तो भूकंप आ जाते हैं, ऊपर की पृथ्वी कांप उठती है। तो भूकंप आने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है। यानी कि पर्यावरणविदों का कहना है कि जिस क्षेत्र में ये नवल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की जा रही है वो भूकंप की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, और अगर वहां हमारा सैन्य परिसर बन रहा है तो एक खतरनाक बात हो सकती है। सरकार का इसके बारे में कहना है, या कह लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने जो बात कही है वो ये कहा है कि बकायदे पर्यावरण मंत्रालय ने ये एश्योर किया है कि आने वाले 420 से 750 वर्षों तक 420 से 750 वर्षों तक इस तरह के किसी भी आपदा संकट की वहां कोई आशंका नहीं है। और उन्होंने बकायदे इस बात को कोट भी किया कि सन 2004 में जो वहां सुनामी आई थी, इस तरह की तो कोई संभावना है ही नहीं। यानी कि जो नवल कॉम्प्लेक्स बनेगा वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो इस पर सरकार एक तरफ हो गई है और हमारे जो पर्यावरणविद हैं जाहिर है कि वो एक तरफ हो गए। देखिए, निर्णय सरकार के ऊपर है, लेकिन पर्यावरणविद केवल टेक्टोनिक जोन की ही बात नहीं करते, टेक्टोनिक प्लेट्स की ही बात नहीं करते हैं, बल्कि और भी दूसरे रीजन्स बताते हैं कि किस तरीके से ऐसा करना वहां थोड़ा सा जोखिम भरा तो होगा। जैसे उन्होंने बताया कि जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, बनाएंगे परिसर, तो परिसर सीधे सीधे तो नहीं बन जाएगा। सीधी सी बात है कि उसके लिए आप बकायदे ब्लास्ट करेंगे, चट्टानों को तोड़ेंगे, ड्रिल करेंगे, बकायदे बिल्डिंग मटेरियल्स लेकर के आएंगे, उनका जो कचरा होगा वो वहां फैलेगा। तो ये जो सारी चीजें होंगी, इससे क्या वहां की चट्टानें कमजोर नहीं होंगी? इस तरह से वहां के जो पर्यावरण की जो संवेदनशीलता है या जो मजबूती है वो डेफिनेटली कमजोर पड़ेगी। उन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि देखिए, जब इस तरह की स्थितियां होती हैं, किसी स्थान को आप डेवलप करते हैं, इस तरह के संवेदनशील स्थान को, तो फिर बाहर के लोग बहुत ज्यादा आने लगते हैं। जब बाहर के लोग बहुत ज्यादा आने लगेंगे तो एक जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर पर भी उसका बहुत दबाव पड़ेगा, फ्रेश वाटर की कमी हो जाएगी। वहां की जो ट्राइब्स हैं, जो जनजातियां हैं, वे इसे बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखती। जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो पर्यावरण की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन जो वहां के रहने वाले ट्राइब्स हैं वो पर्यावरण की बहुत चिंता करती हैं। वो पर्यावरण के साथ रहना जानती हैं, उनके साथ वो जीती हैं, क्योंकि वही उनके जीवन का आधार भी होता है। तो इस तरीके से बकायदे वहां इकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, वहां सोशल प्रॉब्लम भी है, और उसकी जो वल्नरेबिलिटी है, यानी कि वो स्थान लंबे समय तक सुरक्षित रह पाएगा, इस पर भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने अभी आपसे बात की है, यह बेसिकली मेंस की दृष्टि से अपने आप में महत्वपूर्ण है। अंडमान निकोबार में किस तरीके के चैलेंजेस आने वाले हैं, प्राकृतिक आपदा को लेकर के या प्राकृतिक असंतुलन को लेकर के, ये आपके दिमाग में दर्ज रहने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज इस विषय के बारे में बस इतना ही। तो दोस्तों, आखिरी में एक छोटी सी खबर और। शायद आपने जय शाह का नाम कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ा होगा। जय शाह जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन चुने गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो भारतीय हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो मात्र 35 वर्ष के हैं, यानी कि सबसे युवा भारतीय हैं जो इस पद के लिए चुने गए हैं। लेकिन ये नहीं कि वो पहले भारतीय हैं, इससे पहले बकायदे जगमोहन डालमिया जी, शरद पवार जी, एन श्रीनिवासन जी और शशांक मनोहर भी इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बनने वाले वे 5वें भारतीय हैं। इससे आपको एक इंडिकेशन तो मिल रहा होगा, और वो इंडिकेशन ये कि किस तरीके से क्रिकेट की दुनिया में भारत का जबरदस्त दबदबा है। यानी कि यदि सही मायने में हम अपने यहां खेलों को विकसित करें, तो जो स्थिति हमारी क्रिकेट में है, क्या सही में वह स्थिति दूसरे खेलों में नहीं हो सकती? एक सोचने की बात है। तो यह एक तथ्य है जो आपके दिमाग में दर्ज हो जाना चाहिए, चाहे वो खेल से जुड़ा हुआ प्रश्न हो, या फिर कि जय शाह कौन है, इनका नाम क्यों चर्चा में आया है, इससे जुड़ा हुआ ही प्रश्न क्यों न हो। तो दोस्तों, आज बस इतना ही, और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।